नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आयुर्वेद में तन और मन दोनों को दुरुस्त रखने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक है पंचकर्म। जी हां, जिसका आयुर्वेद में बेहद महत्व है। कहा जाता है कि पंचकर्म के जरिए शरीर के कई अस्थिर तत्वों को स्थिर किया जा सकता है। ऐसे में आज कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि आखिर पंचकर्म के जरिए उपचार कैसे किया जाता है और कैसे पंचकर्म हमारे शरीर को दुरुस्त बनाता है। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ भारतीय चिकित्सा परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और साथ ही साथ राजकीय दून चिकित्सालय के पूर्व वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर J.N. नौटियाल जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नौटियाल, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं पंचकर्म के ऊपर कि पंचकर्म के जरिए उपचार किस प्रकार से किया जाता है, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंचकर्म आखिर है क्या और ये पद्धति कितने वर्षों पुरानी है। इसके इतिहास के बारे में आज आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, ये जब हम पंचकर्म की बात करते हैं तो पंचकर्म जो हो वो कोई अलग से पद्धति नहीं है। वो आयुर्वेद जैसा कि सभी को पता है कि आयुर्वेद हमारे यहाँ जो बोला है वो अनादि और शाश्वत बताया गया है। और ये बताया गया है कि जो हमारे पास आज स्क्रिप्ट और वो मिलते हैं, वो पूरा जो लिटरेचर मिलता है वो 5000 साल पुराना है। लेकिन ये एक नेचर फिनोमेना में है कि जब ये बताया गया कि भाई सृष्टि की रचना होती है तो उसमें साथ साथ जब आदमी हुआ तो उसमें रोग भी होते, तो उसके उपचार के लिए उसके साथ साथ जो आयुर्वेद आया है। तो जो पंचकर्म है वो आयुर्वेद की एक हम इसको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट मानते हैं। और जिन रोगों में औषधि या कोई पैथी कारगर नहीं होती है, जब हम उसमें लाचार हो जाते हैं तो फाइनली हमको जो पंचकर्म चिकित्सा है उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और वो इस टाइप का काम करता है कि जो हमको जिनको हम बोलते हैं कि लाइलाज बीमारी है या ठीक नहीं होने वाली है, उनमें हम जो है पंचकर्म से चिकित्सा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने पंचकर्म को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर नौटियाल। अब जानना चाहेंगे आपसे कि पंचकर्म क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस तरह से ये किया जाता है। देखिए, पंचकर्म जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में ये बताया गया है कि 2 प्रकार की चिकित्सा प्रतिपादित की गई है। तो एक प्रकार समन चिकित्सा बोलते हैं, जिसको हम पैलेटिव ट्रीटमेंट, या जो हम मोटी तौर पे जाने तो दवाइयों को खिलाकर जो हम रोगों को ठीक करते हैं उसको हम समन चिकित्सा बोलते हैं। दूसरी चिकित्सा हमारे यहाँ बोली है प्योरिफिकेटरी ट्रीटमेंट या शोधन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा का नाम है। और इसमें हम लोग जो हैं, जो पहले प्रकार का ट्रीटमेंट है उसमें हम उस जो दवाइयाँ हैं उनसे जो हमारे यहाँ जो दोषों के या जो रोगों के कारण हैं उनको हम वहीं पे दवाई देके समन कर देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो दूसरी प्रकार की जो चिकित्सा है, जिसको हम जो है शोधन चिकित्सा बोलते हैं या प्योरिफिकेटरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसमें हम जो दोष हैं, जो कॉज हैं, जो कारण हैं, उनको हम जो है शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बेसिकली पूरा जो है जो भी दोष हैं, जो कारण हैं। और इसलिए ये बोला है कि दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने जिते संशोधने तो न से साम पुनरुद्भवम। इट मीन्स द डिजीज विच इज ट्रीटेड और क्योर्ड बाय शोधना चिकित्सा इट नेवर अकर्स अगेन, दोबारा नहीं होते। लेकिन अगर हम समन चिकित्सा करते हैं, दवाई से करते हैं, तो उसके दोबारा होने के चांस हैं। तो ये बेसिकली हम लोग इसको 5 प्रकार के बोलते हैं। 5 थेरेपीज होती हैं, जिसमें बमन है, विरेचन है, नस्य है, बस्ती है और रक्त मोक्षण है। ये अलग अलग प्रकार के रोगों के लिए अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट है। तो इन्हीं 5 के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो जो हमारे यहाँ 5 प्रकार का बमन बोला है, तो बमन मीन्स जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में बेसिकली 3 चीज़ों को मुख्य रूप से बोला है, जो दोष हैं, जो रोगों के कारण हैं, वात, पित्त और कफ। तो कफ दोष जितने भी श्वास रोग हैं, जितने भी ये खांसी है, बलगम है, निमोनिया है, टीबी है, जिसमें भी जो है हम लोग जो है कफ बनता है, खांसी है, पुरानी खांसी है, तो उसमें जो हम लोग बेसिकली या बहुत ज़्यादा जो है आपको क्रोनिक जो है कोई न्यूमोनाइटिस है, इस टाइप के हो गई है, तो उसमें हम लोग जो है बमन करवाते हैं। श्वास रोग में विशेष रूप से जिसके की कोई इलाज नहीं है, जो बोलते हैं कि जिनको श्वास रोग एक बार हो गया वो सांस खत्म होने पे जाता है, तो ऐसा नहीं है, वो पंचकर्म से हम लोग को बमन के द्वारा ठीक कर सकते हैं।
दूसरा जो है विरेचन है। जितने भी हमारे पेट के रोग हैं, कब्जी है या आपको एसिडिटी है या आपके स्किन डिजीजेस हैं, कील मुहासे फोड़ेपन, जितने भी पैथिक डिसऑर्डर जिनको बोलते हैं, उसमें हम विरेचन या पेट साफ करवाते हैं। तीसरा जो हमारा जो है वो जो ऊर्ध्वजत्रगत रोग, जो कॉलर से एबव जितने भी बीमारियां हैं, वो चाहे वो हमारा जो है एंजाइटी, न्यूरोसिस, साइकोसिस, या जो हम बोलते हैं कि हमको जो है किसी को, कुछ लोगों को जो है जैसे फेरेंजिटिस वगैरह ये सब हो जाता है, तो उसमें हम लोग जो है नस से ट्रीटमेंट करते हैं, नाक से कुछ दवाइयाँ डालते हैं। और जो चौथा ट्रीटमेंट है वो हमारा बस्ती है, उसमें एनिमा हम डाल देते हैं। विशेष रूप से जो है बात रोग हैं, जैसे पैरालिसिस है या और भी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, तो उसमें हम लोग जो हैं जितने भी न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं उनको बात रोगों में लेते हैं, तो उसमें हम लोग बस्ती का ट्रीटमेंट देते हैं। और लास्ट जो है रक्त मोक्षण, जब कोई बीमारी किसी चीज़ से भी, किसी पंचकर्म में भी जब कुछ चीज़ों से ठीक नहीं होते, तो रक्त मोक्षण करते हैं। तो शरीर से हम लोग जो अशुद्ध रक्त है उसको हम जो है शरीर से निकालते हैं, उसको ब्लड लेटिंग या रक्त मोक्षण कहते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने 5 अलग अलग प्रकार के पंचकर्म बताए। आज के समय में जब इतना लाइफ स्टाइल हमारा बिगड़ चुका है और कई जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही उन्हें कहा जाता है, तो ऐसे में क्या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को भी पंचकर्म के जरिए ठीक किया जा सकता है, और उनके लिए कौन सा वाला पंचकर्म का इस्तेमाल किया जाता है? डेफिनेटली जो आज की जो लाइफ मॉडर्न रेट रेस या हमारी जो लाइफ स्टाइल है बहुत बिगड़ चुकी है। स्पेशली जो कॉरपोरेट सेक्टर में हमारे बच्चे हैं वो जो हैं एक टाइप से स्टैचू बन गए हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तो 32 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मेरे पास कॉरपोरेट सेक्टर के बहुत लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप लोग बंधुआ मजदूर बन गए हैं, आपका डे बाय डे पैकेज बढ़ेगा, और जितने आपके पैकेज बढ़ते चले जाएंगे उतनी आपकी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि न तो वो टाइम से सोते हैं, न वो टाइम से खाते हैं, न टाइम से कुछ टहलते हैं, आउटडोर तो वो देखते नहीं हैं। उनको जो है आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी उसमें आ रही है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बहुत आगे है। और उसके अलावा जो लैपटॉप जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं, लेट के लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली उसको टेबल पे यूज़ करना चाहिए। उसका टेम्परेचर बहुत होता है, तो जो हमारे जो है स्पर्म काउंट बहुत घट रही हैं, बच्चों में इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है जो जॉइंट्स पेन है जैसे, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इट इज़ नॉट इफेक्टिव ऑन द लाइफ स्टाइल डिजीजेस, इसलिए सारी दुनिया जो है आयुर्वेद और पंचकर्म की ओर देख रही है। और इसमें जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, स्पेशली हम जो हम लोग पंचकर्म में जो है स्नेहन करते हैं, ओलिशन करते हैं, स्टीमिंग करते हैं। इसके अलावा शिरोधारा जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जितने भी हमारी जो है मानस रोग हैं, एंजाइटी, न्यूरोसिस, साइकोसिस, डिप्रेशन, जो सबसे ज़्यादा जिससे लोग परेशान हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। लेकिन अभी भी लोग उतने अवेयर नहीं हैं जितना होना चाहिए, और उसका एक ही कारण है कि लोगों के पास थोड़ा टाइम कम होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप एक बार पंचकर्म करते हैं तो पंचकर्म से आप इन बीमारियों से पूर्णतः निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। आपने डॉक्टर साहब अभी स्टीमिंग की बात करी, शिरोधारा की बात करी। हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि जब कोई मरीज़ आपके पास आता है, हालांकि उसके बारे में जानकर ही आप उसको जो सबसे जो बेहतर पंचकर्म होता होगा वो आप सजेस्ट करते होंगे, लेकिन एक आम पंचकर्म की विधियां क्या होती हैं, उनके स्टेप्स किस प्रकार से होते हैं? देखिए, इसमें जो अगर हम कोई हमारे पास भी आता है, क्लाइंट आता है वो और जनरल प्रॉब्लम लेके आता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें। पहले तो ये है कि उसमें 4 हम लोग स्टेप्स होते हैं बेसिकली, 4 पार्ट में, और या ये समझे कि जो एलिमेंट्स हैं उसी के हिसाब से हम 4 पार्ट में करते हैं। तो जो पहला समय आपको पता है कि ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय जो ओबेसिटी बोलते हैं कि ओबेसिटी डज नॉट कम एलोन, अकेले नहीं आते, वो अपने पूरे गणों को साथ लेके आती है। तो मोटापे के लिए हम लोग स्लिमिंग का कार्यक्रम करते हैं, और स्लिमिंग में बहुत करीब 14 दिन या 21 दिन हम अकॉर्डिंग टू डिजीज़ करते हैं, कितना वेट है, और उसमें हम लोग जो है पूरा ड्राई मसाजिंग करते हैं और स्टीमिंग करते हैं। तो उससे काफ़ी कुछ वज़न कम होता है। इवन कि हम लोग शायद लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन 21 किलो 25 किलो तक हम लोग कम वज़न करते हैं इसमें पंचकर्म के द्वारा। सेकंड जो हमारे होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है।
डिटॉक्सिफिकेशन क्या है कि विज्ञान कहता है कि आपकी बॉडी में जितने फ्री रेडिकल्स होंगे या हम उनको ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं या मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं या पॉइजन्स बोलते हैं, टॉक्सिन्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में हर टाइम बनते रहते हैं ड्यू टू मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है। पहले क्या होता था कि सामान्य बनते थे उसको हम जो है, हम लोगों के जो लाइफ स्टाइल फूड हैबिट बहुत अच्छी थी, हम लोग पसीना आता था, हम लोग घूमते फिरते थे गाँव घरों में, तो जो पंचकर्म या आयुर्वेद है वो हमारी जीवन शैली में रचा बसा है, ट्रेडिशन में हमारे। अगर आप लोगों ने देखा हो, और हमारे टाइम तो बहुत अच्छा, तो गांव घरों में होते हैं तो जैसे शनिवार को इतवार को जब भी छुट्टी मिली तो आप जो हैं अपने उसमें पूरा ऑयल मसाज करते हैं, फिर थोड़ा धूप में लेटते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा पसीना आता है, फिर नहाते धोते हैं। या घर में जो है बहू जो है सास के पैर में, बुजुर्ग हैं तो तेल लगाते हैं, बेटा पिताजी के उसमें मसाज करता है, तो उससे जो है ये भी एक पंचकर्म की प्रोसेस है, वो हमारे ट्रेडिशन में आ गई है। लेकिन आजकल क्योंकि मॉडर्न लाइफ स्टाइल हो गई, सब लोग जो हैं फैमिली थोड़ा न्यूक्लियर हो गई, ये हो गया, तो सारा ये हो गया कि टाइम नहीं है, इसलिए जो डिटॉक्सिफिकेशन वो नहीं हो पा रहा है, और ये टॉक्सिन लेवल, ऑक्सीडेंट के जो लेवल है हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं, और उससे हम जो है कैंसर है, हमारी ऑटो इम्यून डिजीज है, जिनका कोई इलाज एलोपैथी में या किसी साइंस में बिल्कुल नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर हम समय समय पर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो हम जो है बहुत सारी बीमारियों से, इवन के जो हमारे वायरल इन्फेक्शन है, इनसे हम बच सकते हैं। अगर बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। आपने देखा कोरोना काल में जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी थी उनको जो है वो कोविड उनके परिवार में, घर में, हॉस्पिटल में गए, उनको नहीं हुआ, और कुछ लोग थे जो बहुत दूर भी थे, उनको इन्फेक्शन हो गया। तो दूसरा जो पार्ट होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उसको हम विरेचन या बमन बोलते हैं। थर्ड जो पार्ट होता है उसमें हम लोग जो हैं ट्रीटमेंट पार्ट होता है। अगर पर्टिकुलर स्पेशली हम लोग जो काम कर रहे हैं आजकल, मेरा जो एमडी और पीएचडी का जो थीसिस है वो बेसिकली हम जो पीआईवीडी, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको स्लिप डिस्क हम बोलते हैं, और बहुत कॉमन है। पहले हम देखते थे 40-42, अपने उसमें मैंने देखा कि 40-42 साल में, दून में मैंने देखा 40-42 साल में होता था, लेकिन आज 18 साल 16 साल के बच्चों को स्लिप डिस्क हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पे नहीं गिना जा सकेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और उससे लोगों को अवेयर होना, तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट, ऐसी और भी डिजीज हैं, पैरालिसिस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जिनमें कि एलोपैथी का बहुत लिमिटेड रोल है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इस समय ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान है, जिसमें हम देखते हैं कि विटामिन डी की कमी हो रही है, क्योंकि हम लोग धूप में नहीं निकलते हैं। तो एक वो है। तो थर्ड जो होता है हमारा ट्रीटमेंट पार्ट होता है। जो फोर्थ होता है वो रिजुविनेशन पार्ट है। आफ्टर ऑल जो है पावर हाउस यहाँ है, बाकी लाइंस हैं। तो पहले जो एक हम सिद्धांत बोलते थे, जनरल वो था कि वे हेल्दी बॉडी लाइज हेल्दी माइंड, लेकिन वो अपसाइड डाउन हो गया है। अब एक हेल्दी बॉडी माइंड लाइज हेल्दी बॉडी। अगर आप यहाँ से स्वस्थ हैं तो, क्योंकि इस समय जो अब लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है पूरे वर्ल्ड में, वो ये हुई है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको कोई बीमारी नहीं है, वो पैथोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, रेडियोलॉजिकली बिल्कुल फिट हैं, लेकिन बट इवन देन दे आर नॉट हैप्पी। उनको लगता है कि हमको कुछ है, वो यहाँ की प्रॉब्लम है। और उसके लिए जो नई थीम आई है वो आई है वेलनेस। तो इस समय जो लेटेस्ट थीम है मेडिकल की वो वेलनेस है। और वेलनेस की खासियत है कि उसमें कोई एक पैथी नहीं है, लेकिन इसकी और एक खासियत है, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा रिलेवेंस है। वो ये है कि इसमें 70% जो आयुष की पैथियाँ हैं, चाहे वो आयुर्वेदा है, पंचकर्मा है, योगा है, आपका जो है सिद्धा है, ये सारी पैथीज उसमें हैं। और इसमें इसीलिए वर्ल्ड जो है, पूरा दुनिया जो है भारत की ओर देख रहे हैं। मैं तो इंटरनेशनल हेल्थ एंड ब्यूटी केयर फेस्ट टोक्यो जापान में 2018 में गया था। मैंने 350 पेशेंट 3 दिन में देखे, और उसमें 90% जो केसेस थे दे वर सफरिंग फ्रॉम द लाइफ स्टाइल डिजीज। पूरी दुनिया इस समय लाइफ स्टाइल। तो जो लास्ट है वो रिजुविनेशन है। रिजुविनेशन में हम जो इंसोमिनिया, नींद नहीं आना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सबको। और जितना उच्च वर्ग है, जितना जो ज़्यादा काम करने वाले, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं और उससे जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो शिरोधारा हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन वो है। जब नेक्स्ट कभी होगा तो मैं स्लाइड्स और कुछ वीडियोस भी लाऊंगा यहाँ पे। पहले भी मैंने 1-2 बार दिखाया है यहाँ पे दूरदर्शन में। तो शिरोधारा बहुत वो है, और वो रिजुविनेटिव ट्रीटमेंट है। इस शिरोधारा में क्या किया जाता है? शिरोधारा में बेसिकली हम लोग जो मेडिकेटेड ऑयल होते हैं वो बनाते हैं, और उसमें हम लोग मेडिकेटेड मिल्क भी करते हैं, और मेडिकेटेड बटर मिल्क हम यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग जो है
कंटिन्यूस पेशेंट को या जो गेस्ट है उसको लिटा करके उसके सिर पे 1 घंटे तक उसकी जो ऑयल होता है या जो मेडिसिन होती है उसको 1 घंटे तक पोर करते हैं। तो उससे जो एक उसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है, उसके बाद वो जो है ब्रेन में अंदर तक जाता है और वो पूरा रिजुविनेट करता है। वो 7 दिन 14 दिन या 21 दिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। लेकिन उसके जो आदमी क्योंकि एलोपैथिक दवाई के 3 साइड इफेक्ट हैं और वो हैं ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग टॉलरेंस एंड ड्रग रेजिस्टेंस। तो इससे पूरी दुनिया परेशान है। तो क्या होता है कि जो स्लीपिंग पिल्स खाते हैं उनको एक टाइम के बाद उनसे भी नींद नहीं आती। जैसे शराबी है, उसको एक टाइम के बाद जब वो एडिक्ट हो जाता तो उसको उसके पीने के बाद उसको कोई असर ही नहीं होता। सेम थिंग इज विद दीज मेडिसिन। तो हम लोग जो पेशेंट होते हैं जो एक फर्स्ट डे ही जो स्लीपिंग पिल्स लेता है वो टेबल पे ही सो जाता है, उसको उठाना पड़ता है बाद में, चलिए आप घर जाइए। तो इस टाइप का उसमें रिजल्ट आता है। इसीलिए जो पंचकर्मा जो थेरेपी है, पंचकर्म जो है इस समय पूरी वर्ल्ड में जो है ये बहुत पॉपुलर है। और इसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए और इसमें कुछ मैं माननीय जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इसमें अलग मंत्रालय उन्होंने आते हुए सबसे पहले उन्होंने जो है 2016 में जो है अलग से मंत्रालय बनाया। उसके बाद उन्होंने जब WHO से सारे कई देशों के लिए जो MOU साइन किया, साथ में जो आयुष वीज़ा एक जो है तैयार किया है जिसमें जो है पूरे वर्ल्ड से लोग वो वीज़ा जो है बहुत इजीली वो कर सकते हैं और यहाँ पे पंचकर्म और उन ट्रीटमेंट्स के लिए जो है यहाँ पे आएंगे। उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और साथ में जो है पूरी दुनिया को जो हम बोलते हैं कि हम जो है दुनिया को एक शांति का संदेश और साथ में जो है दुनिया को स्वस्थ रखने की जो हमारे आयुर्वेद और पंचकर्म विधा है उससे हम कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल डिजीज़ की तो हमने बात करी, लेकिन अगर बात जो ये गंभीर रोग होते हैं जैसे कैंसर या किडनी की समस्या या ब्रेन हैमरेज या क्लॉटिंग, इनमें भी क्या पंचकर्म कारगर है? इन जो घातक डिजीजेज हैं इनमें भी क्या पंचकर्म के जरिए फ़ायदा होता नज़र आता है पेशेंट्स में? डेफिनेटली, बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब एक बार बीमारी हो जाए तो देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वो है सेल्फ मेडिकेशन। खुद जा कर के जो है दवाई लेना खाना उसके चक्कर में रहते हैं, बाद में आते हैं जब तक बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। लेकिन अगर आदमी फर्स्ट जो है पहले ही जो है ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद की शरण ले तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब आप एक बार बीमार पड़ जाएंगे तो दुनिया में बहुत सारी पैथी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आप कहीं भी अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेकिन आप बीमार ही न पड़े। ये केवल और केवल विश्व में एक पैथी है, वो आयुर्वेद है। और उसकी जो हमारे यहाँ स्वस्थ वृत्त है वो उसकी जो स्वस्थ वृत्त का जो पाठ्यक्रम है उसमें बताया गया है कि आप क्या करें, क्या खाएं, कैसे रहें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे सोएं। अगर आप ऐसा सब करते हैं, इसको फॉलो करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसे जो हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो मैंने बताया कि जो आज कैंसर है और ऑटोइम्यून डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ हैं, अगर आप समय समय पर पंचकर्म चिकित्सा करवाते हैं और बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकलवाते हैं तो आप आने वाले टाइम में जो भविष्य की जो बीमारियां हैं, गंभीर प्रकार की बीमारियां, उनसे आप बच सकते हैं। और ऐसा आप लोग कर रहे हैं, रिसर्च सामने आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 35 साल से लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं पूरी दुनिया में कि आप जो हैं बीमारी से अगर बचना चाहते हैं, इन हॉस्पिटलों के खर्चे से बचना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए, फूड हैबिट ठीक करिए, आप पंचकर्म चिकित्सा को अपनाइए। लोगों को लगता है कि पंचकर्म चिकित्सा में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, लेकिन एक बार अगर आप पंचकर्म चिकित्सा करते हैं, बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई होती है तो आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। स्पेशली फॉर द सेलिब्रिटी जो हमारे नेता लोग हैं, आज देख रहे हैं आपकी बहुत यंग एज में कैंसर से मर रहे हैं, क्योंकि एक बार कैंसर अगर हो गया तो उसका इलाज बिल्कुल भी संभव नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। हम तो जापान में गए तो वहाँ पे भी, क्योंकि हिरोशिमा का कांड हुआ था, तो वहाँ पे भी जो नाड़ी परीक्षण मैंने किया तो ज़्यादातर लोग यही डरे हुए थे कि हमें कैंसर तो नहीं होगा, आप बताइए नाड़ी देख के, क्योंकि वहाँ जो उस जनरेशन का आप लोगों को पता नहीं कि किसी की नानी बुढ़ी कहाँ से उसका हुआ है, तो जीन्स में चल रहा है, तो वो भी डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है एक बार हो जाएगा तो बहुत टफ है, क्योंकि वो फिर किसी को नहीं छोड़ता है, वो ना पैसे को छोड़ता है, घर को भी बर्बाद करता है और बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें ये मेरा सभी के लिए संदेश है, स्पेशली जो लोग बिजी हैं। मैं तो जितने आज तक यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे सबका फिजिशियन हूँ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का फिजिशियन, गवर्नर जितने रहे उनका फिजिशियन रहा हूँ, तो मैं इन लोगों को यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग टाइम टू टाइम पंचकर्म चिकित्सा करवाइए
और उससे जो है आप जो है ऐसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा समय लगेगा, जरूर निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि तुरंत वाला सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, डिटॉक्सिफाई करना है तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, बीमार होने पर तो इस चिकित्सा की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन स्वस्थ रहते हुए भी क्या पंचकर्म किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, और उसके लाभ किस प्रकार देखने को डेफिनेटली, मिलते हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आयुर्वेद का उद्देश्य बताया गया है, अगर आप उसको देखेंगे तो जो पहला शब्द यही लिखा है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हमारे यहाँ पहले बोला है कि जो हेल्दी है, जो स्वस्थ आदमी है, उसको कैसे हम स्वस्थ रख सकें, ये पहली चीज़ है। बेसिकली आदमी बीमार नहीं होता है, बेसिकली आदमी बिल्कुल बीमार नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शन से, उसके कारण आदमी बीमार पड़ता है। तो हमारे ये बोला गया है कि अगर हम ऐसा प्रयास करें कि हम स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, तो उसमें आयुर्वेद नंबर 1 कारगर है। लेकिन आयुर्वेद में ये शब्द है कि जो स्वस्थ है उसमें भी आपका रोजगार चलेगा। उसके लिए जो है हम टाइम टू टाइम, देखिए पहले क्या होता था, जो इस समय WHO भी बहुत चिंतित है और वो बोल रहा है कि भाई जो फैमिली फिजिशियन का जो सिद्धांत था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि फैमिली फिजिशियन क्या करते थे, आपको टाइम टू टाइम अवेयर करते थे, ये मत खाओ। आजकल माँ बाप की बात बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो अगर फैमिली फिजिशियन बोलता तो वो मानते थे बात कि नहीं ये मत खाइए, नुकसान करेगा, आपकी हेरिडिटी में ये बीमारी है, तो आप जो है आपको इससे जो है बचना चाहिए। तो लेकिन आज फैमिली फिजिशियन नहीं, तो आज WHO बोला कि फैमिली फिजिशियन वाला सिस्टम बढ़ाना चाहिए। तो अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, और हमको टाइम टू टाइम जो है अपने जो लाइफ स्टाइल है, फूड हैबिट है, वो आयुर्वेद में जैसा वर्णित है उसको अगर हम करते हैं, समय से पंचकर्म करते हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य को स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं, स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, और हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। बेसिकली जो अब कोरोना के बाद आपने देखा होगा, हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए ये जितने भी वायरस हैं, चाहे कोरोना है, हंटा है, जीका, आजकल जो मंकी पॉक्स वगैरह ये सब चल रहा है, ये इतने ज़्यादा हैं कि इनकी असंख्य संख्या है। ये ABCD कुछ भी इसके लिए कम पड़ जाएगी। एक जो कोविड का या कोरोना का वायरस था, उसका मूड बिगड़ा तो वो चाइना से लेके एक चक्कर घूमा तो कितने लोगों को मार के चला गया, कितने लोगों को आहत करके चला गया। ऐसे पता नहीं कितने वायरस हैं, कब वो एक्टिव हो जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो अगर हमको स्वस्थ रहना है, इन चीज़ों से बचना है, तो आज से ही अपनी लाइफ स्टाइल बदलें, अपनी फूड हैबिट बदलें, खान पान बदलें, रहन सहन बदलें, आपने सोचने का तरीका बदलें। तो देखिए अगर आपकी इम्यूनिटी एक बार बढ़ गई तो कितने भी हंटा आए, जीका आए, आपको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं इस बात पे फोकस करता हूँ, और आयुर्वेद भी इस बात पे बोलता है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट बदलिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब कोई व्यक्ति पंचकर्म कराने जाता है तो कितना समय लगभग एक सिटिंग में लगता है, और अमूमन कितनी सिटिंग्स की ज़रूरत होती है, चाहे कोई आम रोग हो, चाहे कोई गंभीर बीमारी हो? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कितनी उम्र से शुरुआत इसकी कर देनी चाहिए, अगर किसी को पंचकर्म करवाना है तो न्यूनतम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है? सोनाली, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में अभी पंचकर्म की अवेयरनेस नहीं है। मैं तो 35 सालों से मैं स्टेट नोडल अफसर पंचकर्मा रहा हूँ। हमने यहाँ पे करीब 50 यूनिट शुरू की थी, हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी और हल्द्वानी वगैरह। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया, भारत सरकारी प्रोजेक्ट्स पे। इतनी दूरदर्शन पे तो मैं करीब 60-70 सीरियल कर चुका हूँ इतने टाइम से, और भी मैं करता रहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा इतनी अवेयरनेस नहीं। लेकिन जो पंचकर्म का जो एक अवेयरनेस का जो आपने बताया वो बहुत अच्छा है, और अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है, काफ़ी आई है, लेकिन उतनी अभी नहीं आई। लेकिन अगर आप साउथ में जाएंगे और विदेशों में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है। और साउथ में तो लोग कुछ ऐसी ट्रेडिशन है कि गरीब से गरीब आदमी भी, जिसके पास वो खाने में कमी कर देगा वो कर देगा, लेकिन वो साल में एक बार पंचकर्म जरूर करता है, और उससे उसको जो लाभ होता है, हॉस्पिटल आपने देखा होगा, केरल में आपने सुना होगा, केरल में जो है स्वस्थता का जो मानक है बहुत अच्छा है, वो एक अवेयरनेस वहाँ पे है। तो उसमें ये है कि हम लोग जब थोड़ा सा, स्पेशली जब 16-17 साल के बाद टॉक्सिन लेवल हमारे बढ़ने लगते हैं, तो साल में एक बार हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। अगर साल में न करें तो 2 साल में, 3 साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो अगर हम जितनी जल्दी हम प्रयास करते हैं उतनी जल्दी हम जो है बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अगर आज तक भी हमने कभी नहीं करा तो एक बार पंचकर्म जरूर करवाना चाहिए। और उससे कभी कभी क्या होता है, हमको ग्रुप ऑफ डिजीज होते हैं, सिंड्रोम्स होते हैं,
ये भी बीमारी है, किडनी भी वो है, पेट भी साफ नहीं है, वो नहीं है। पंचकर्म चिकित्सा एक है, लेकिन उसके फायदे अनेक हैं। अगर हम एक बार बॉडी को डिटॉक्स, जो मैंने बोला कि 4 स्टेप होता है, उसमें अगर हम जो है डिटॉक्सिफिकेशन वाला करते हैं, तो केवल डिटॉक्सिफिकेशन होने से ऐसी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां जिसको एलोपैथी में बोलते हैं कि ठीक नहीं होती हैं, सोरियासिस जैसी है, या और आपके ऐसी बीमारियां, ऑटोइम्यून डिजीज है, गठिया रोग जिससे आदमी बाद में विकलांग हो जाता है, उन बीमारियों को चमत्कारिक लाभ उसमें होने लगता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चलते चलते जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो ये विधा सीखना चाहते हैं या पंचकर्म को जानना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इस पद्धति को सीखा जा सकता है? देखो, मैं 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। एक तो जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत टाइम से इससे काम कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सचमुच स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, हमें तो बहुत पहले से पता है, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में कम आया। लेकिन अब कोविड के बाद सबको पता लग गया। पहले लोग सोचते थे कि प्लॉट महंगे हैं, दुकान महंगे हैं, फ्लैट महंगे हैं, लेकिन अब ये पता लग गया है सारी दुनिया को कि सबसे ज़्यादा महंगा अगर कुछ है, अनमोल है, जो सबसे महंगा है वो जो है स्वास्थ्य है। तो अगर आप इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए, महंगी चीज़ को संजोना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद अपनाइए, आप पंचकर्म चिकित्सा अपनाइए, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करिए, फूड हैबिट सीख। दूसरा, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो हमारे इस विधा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं और जो पंचकर्म चिकित्सा में जो MD हैं या और जो इसमें प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस विधा में आना चाहते हैं वो लोग बेसिकली इसमें जो है, जो जैसा MBBS डॉक्टर्स के लिए होता है, ऐसे इसके लिए जो हमारी CPMT के और नीट जो टेस्ट होता है, पहले CPMT अब नीट होता है, उसके द्वारा टेस्ट होते हैं और उसके बाद आपको 5 साल 5.5 साल की डिग्री BMS मिलती है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है MD और उसके बाद PhD भी होता है। तो ये सब होता है। पर मेरा उन लोगों के लिए संदेश है, ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा, तो एक थोड़ा सा ये अच्छी बात नहीं है। आज पूरा विश्व जो हमारी ओर देख रहा है, और ये जो आयुष बीजा और जो भारत की जो लोकप्रिय सरकार ने, माननीय मोदी जी ने जो एक शुरुआत की है, उसको हमको तत्काल जो है इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ट्रैफिक आने वाला है पूरे वर्ल्ड से, तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। और तैयार रहने के लिए हमको अपने पंचकर्म सेंटर और अपने जो है विधा को अपने को स्किल्ड बनाना पड़ेगा, तभी हमारा नाम होगा। और इसके अलावा जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो इस टेस्ट के द्वारा आ सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग विशेष रूप से जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं आई एम थैंकफुल टू दूरदर्शन और आपके जो जितने भी रेडियोज़ हैं और जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि अगर इस अपनी जनता को, अपने लोगों को, मानवता को बचाना है, ये कोरोना जैसे महामारी से बचाना है, तो एकदम तत्काल कुछ नहीं हो पाएगा। आज से ही आप जो है लोगों को अवेयर करिए और अपने जो है जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आप जो है आयुर्वेद को और ये पंचकर्म और ये जो प्रिवेंटिव थेरेपीज़ हैं उनके लिए जो स्थान दीजिए, ताकि हम मानवता की जो है इस भयावह बीमारी, स्पेशली जो वायरस डिजीज आ रहे हैं, उससे बचा सकें। बिल्कुल। तो डॉक्टर नौटियाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और पंचकर्म से जुड़ी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आपको बेहद पसंद आया होगा। अगली बार एक और विशेषज्ञ के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।